हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के रिगार्डिंग रहने वाला है और ये आर्टिकल्स टॉपिक की क्लास सेकंड होने वाली है। क्लास फर्स्ट में हम लोग ने देखा था पार्ट वन, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर एंड पार्ट फोर ए, आर्टिकल्स 51 ए यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज तक। जो क्लास सेकंड होगी आज की, उसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम जिसके जो आर्टिकल्स हैं 52 से लेके 151 के बीच में लाई करते हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं 52 से लेकर 151 के बीच में पार्ट 5 के, इनको हम लोग 5 चैप्टर्स में ब्रेक करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड देन लास्ट में आता है चैप्टर 5। इसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले तो ये वीडियो खास करके एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 5 जो कि हमें बताता है यूनियन के बारे में, यानी कि हमारा भारत का संघ, जिसके आर्टिकल्स 52 से लेके 151 के बीच में लाए करते हैं। इनको हम 5 चैप्टर्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 52 से लेके जो आर्टिकल 78 है वो हमें बताता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो आर्टिकल 79 से 122 तक है, वो हमें बताते हैं पार्लियामेंट के बारे में। देन सिंगल आर्टिकल 123 ये बताता है ऑर्डिनेंस के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 124 से लेकर 147 द इंडियन या द यूनियन जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लास्ट में आता है आर्टिकल 148 से लेकर 151 जो हमें बताता है कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये चैप्टर 1 है, जो पार्लियामेंट है ये हमारा चैप्टर 2 है, ऑर्डिनेंस हमारा चैप्टर 3 है और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है। देन चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट एंड देन कैग चैप्टर 5। यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है 52 से लेके 78 के बीच में, पार्लियामेंट के 79 से लेके 122 के बीच में, ऑर्डिनेंस के सिर्फ एक ही आर्टिकल है 123, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 124 से लेके 147 के बीच में, और जो लास्ट है कैग उसके 148 से लेके 151। सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं कैग के बारे में। हर एक चैप्टर्स को हम ध्यान से डिटेल से देखेंगे, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 का जो चैप्टर 1 है, अभी हमने देखा यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके आर्टिकल्स हैं 52 से लेके 78 के बीच में। ये जो आर्टिकल्स हैं 52 से लेके 78 के बीच में, इन्हीं में आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आ जाते हैं, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल या प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल्स आते हैं। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चैप्टर 1 में ही लाई करता है ये सब कुछ। एक एक करके आराम से धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल। ओके, चैप्टर 1 में जो आर्टिकल 52 है वो बताता है, अच्छा देखिए, पहले कोई भी जो आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल होता है किसी भी चीज का, वो उस चीज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। ओके, यहाँ पर आर्टिकल 52 है, प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमें बताएगा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, प्रेसिडेंट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। जो आर्टिकल 53 है वो ये बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो भी कार्यकारी शक्ति होंगी वो सब किसमें समाहित होंगी, तो वो प्रेसिडेंट में समाहित होंगी, और इसीलिए प्रेसिडेंट हेड होता है मिलिट्री का। ओके, जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं उन सबका हेड कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है, और ये इंडिया का या हमारे देश का फर्स्ट पर्सन भी होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो आर्टिकल 54 है वो बताता है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, प्रेसिडेंट के। जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उनमें हिस्सा कौन कौन लेगा, उसका इलेक्टोरल कॉलेज। तो चलिए देख लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेता। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो भी एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, वो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। कौन से मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड वाले। तो क्या नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेते, नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, सिर्फ इलेक्टेड वाले ही हिस्सा लेते हैं। जो आर्टिकल 55 है वो बताता है प्रोसीजर, मेथड और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा इलेक्शन होता है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग लोकसभा में वोट करते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो फर्दर आगे जाके चूज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और कम से कम अगर आप 50 एमपी मान लेते हैं
और देन 50 MLA मान लेते हैं। खासकर अगर इतने लोग मिनिमम नॉमिनेट करते हैं किसी पर्सन को कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है, तब जाके वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। देन आर्टिकल 56, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए उसकी टर्म रहती है? देन 5 ईयर। आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट है हमारे जो ऑब्वियस बात है इलेक्शन जीत के ही आएगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है एक बार जीतने के बाद? तो एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बार लड़ेगा या 3 बार लड़ेगा, उसका जितना मन है वो 4 बार 5 बार, अगर वो एलिजिबल है तो वो लड़ सकता है। यूएस में क्या होता है, 2 बार लड़ते हैं, खत्म हो जाता है। जो आर्टिकल 58 है वो बताता है क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए? तो 3 क्वालिफिकेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो सबसे पहले इंडिया का सदस्य होना चाहिए, नागरिकता रखनी चाहिए, सिटीजनशिप, नागरिक होना चाहिए। सेकंड है कि उसकी जो एज है एटलीस्ट 35 हो चुकी हो। और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा, वो लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। सिर्फ एलिजिबिलिटी रखता हो, मेंबर नहीं होना चाहिए, एलिजिबिलिटी रखता हो लोकसभा की। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि राज्यसभा के मेंबर होने की एलिजिबिलिटी कौन रखता है, तो वो होगा आपका जवाब वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 59 है, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की? तो 2 कंडीशन होती हैं अगर मैं ध्यान से देखें तो। सबसे पहली तो यही कि वो कोई भी सदस्य सदन है जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा, उनका मेंबर नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। जो सेकंड है वो ये है कि वो कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दूसरी, सिंपल टर्म में समझाऊं मैं अगर, तो कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब पे ना हो जिससे उसको सैलरी वगैरह मिल रही हो। ओके, तो यहाँ भी कोई भी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होना चाहिए जहां से उसको क्या मिल रही हो, सैलरी वगैरह मिल रही हो, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, जो आर्टिकल 60 है, ओथ के बारे में बताता है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं होंगी तो सुप्रीम कोर्ट के कोई हाई पोस्ट के जज दिलाएंगे एक्सपीरियंस वाले। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट हमें चलानी है तो कैसे निकालेंगे? तो लोकसभा में या राज्यसभा के लोगों को सबसे पहले चेक करने के लिए कि सच में प्रेसिडेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है, सीरियसनेस चेक करने के लिए 1/4 मेंबर बताएंगे किसी भी सदन के। ऑब्वियस सी बात है, या तो लोकसभा के बताएंगे या तो राज्यसभा के बताएंगे वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हटाना है उसकी कुर्सी से। तो 1/4 मेंबर उस सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि हमें हटाना है, इससे सीरियसनेस चेक होगी। और देन इफेक्टिव मेजोरिटी से, फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से दोनों हाउस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी उसको हटाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से प्रेसिडेंट आपका इम्पीच हो जाएगा। ओके, और इस ड्यूरेशन में कम से कम 14 डेज का टाइम देना पड़ता है आपको। किसको? प्रेसिडेंट को देना पड़ता है कि वो अपनी, अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे तो वो रख सकता है। आर्टिकल 62 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सीट वैकेंट। अगर सीट आपकी वैकेंट है तो उस केस में कौन प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको फुलफिल करेगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर दोबारा इलेक्शन हो जानी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको फुलफिल कर देना चाहिए, है ना। और जो 6 मंथ तक जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर अगर एक्ट करता है तो उसकी जो सैलरी होगी, जो उसकी सैलरी होगी वो प्रेसिडेंट को जितनी मिल रही थी उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट है तो थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी। जितनी प्रेसिडेंट को मिल रही थी उतनी ही वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी। कब तक? जब तक कि वो उस कुर्सी पर बैठा है प्रेसिडेंट की, जब तक चुनाव नहीं हो जाते प्रेसिडेंट के। सिंपल शब्दों में समझें तो 62 आर्टिकल जो 62 है इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो कभी भी खाली ना हो, उस पर कोई ना कोई बैठा हो, और फर्स्ट जो दावेदार बनता है वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। आगे बढ़े, और यहाँ पर ये हमारे प्रेसिडेंट की लिस्ट है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो प्रेजेंट में है द्रौपदी मुर्मू जी है। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। रफली उन्होंने 1950 से लेकर 1962 12 साल काम करा, सबसे ज्यादा
सर्व करा है इंडिया को एज अ प्रेसिडेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 63। अब यहाँ से आपके वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। ओके, किसके स्टार्ट होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के। और यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? सॉरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये सबसे लॉन्गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सर्व करा है इंडिया को, ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 63 है, हम वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है, तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताएगा। किसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में? ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट की कौन कौन हिस्सा लेता है? तो ऑल एमपीज। कौन से वाले? यहाँ पर इलेक्टेड भी चलेंगे और नॉमिनेटेड भी चलेंगे। कौन नहीं चलता है? तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है उनके लोग यहाँ पर हिस्सा नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। कौन हिस्सा लेता है? सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड। और यही जो इम्पीचमेंट में पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट के किसमें पार्ट लेंगे? इलेक्शन में। तो आर्टिकल 66 में ये बोलता है। जो आर्टिकल 64 है वो ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही क्या बोला जाने लगा? राज्यसभा। जो आर्टिकल 65 है वो ये बोलता है वैकेंसी एंड अनेबल टू कंटिन्यूएंस एंड डेथ। अगर प्रेसिडेंट की जो चेयर है वो खाली हो जाती है तो उसको फुल कौन करेगा? वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। ये हमने देखा था, सिमिलर टाइप का ही आर्टिकल है, बस फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी, उसमें ये बोला गया है। जो आर्टिकल 66 हमने देख लिया, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और कौन हिस्सा लेगा इसमें? तो ऑल एमपीज, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। कौन हिस्सा नहीं लेगा? तो एमएलए जो भी होंगे वो हिस्सा नहीं लेंगे। ओके। जो आर्टिकल 67 है वो बताता है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 5 साल का टर्म रहता है इनका भी। जो आर्टिकल 68 है वो ये बताता है प्रोसीजर फॉर फिलिंग वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की चेयर खाली हो जाती है तो उस दौरान उस सीट को फिल करेंगे, उसका प्रोसीजर इसमें दिया गया है आर्टिकल 68 में। जो आर्टिकल 69 है वो अफर्मेशन एंड ओथ के बारे में बात करता है। और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। जो आर्टिकल 70 है वो ये बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन एनी कंटीजेंसी। मतलब ये होता है जैसे कि पार्लियामेंट है, संसद है, प्रेसिडेंट की एब्सेंट में कुछ कर सकती है। अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की कमी कौन पूरी करेगा? कोई नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में, तो वो पार्लियामेंट उस दौरान पर फैसले ले सकती है, ये बोलता है। जो आर्टिकल 71 है ये बोलता है मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कुछ मैटर होता है तो उसको कौन देखता है? उसको देखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। उसके मैटर्स के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 72 में ये दिया गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर to grant pardon, reprieve, respite or remission of punishment and suspend, remit or commute sentences in specific cases। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, चलिए ध्यान से देखते हैं। आर्टिकल 72 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को क्या देता है? वो प्रेसिडेंट को क्या देता है? पावर देता है। कौन कौन सी पावर देता है? पार्डन की, रिप्राइव की, रेस्पाइट की, रेमिशन की एंड कम्यूट की। क्या होता है एक एक का मतलब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर होती है। पार्डन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति जिसने क्राइम करा है तो उसकी जो सजा है ना, जो उस पे चार्जेस लगे हैं उसको क्या कर देना? हटा देना, उसको पार्डन कर देना, उसको हटा देना, उसको दोष मुक्त कर देना, उसकी सजा खत्म हो गई। ये होता है पार्डन का मतलब। रिप्राइव का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने क्राइम करा हो उस पर चार्जेस लगे हों तो उसकी जो सजा है उसको थोड़ा स्टॉप कर देना या पोस्टपोन कर देना। रेस्पाइट का मतलब होता है कि अगर उस पर जो भी चार्जेस लगे हों उसको स्टॉप कर देना या पोस्टपोन कर देना। सेम रिप्राइव के जैसे है, लेकिन रिप्राइव में क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रिप्राइव में क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रोक देना या पोस्टपोन कर देना। और रिस्पाइट में परमानेंटली उसको पोस्टपोन कर देना या रोक देना। रेमिशन का मतलब क्या होता है? तो रेमिशन का मतलब होता है कोई स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि कोई वुमेन है उसको सजा हो रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है, या कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है जिसने क्राइम करा हो,
या कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा सिकनेस है, बीमार है, तो उस केस में उनको राहत मिलती है, प्रेसिडेंट दे सकता है। और लास्ट है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान जिसने क्राइम करा हो तो उसकी सज़ा को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। अगर उस जैसे उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल देना, ये हमारा कम्यूट बोलता है। और ये इतनी सारी शक्तियां आर्टिकल 72 किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को देता है। जो आर्टिकल 73 है बोलता है एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति है भारत की, संघ की, उसका फैलाव बताता है कि उसको हम फैला सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो आर्टिकल 74 है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आपके आर्टिकल्स आते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आर्टिकल 74 में दिया गया है, वो क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो क्या बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर की नॉन बाइंडिंग होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट को तो वो हमेशा बाइंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था, 1976 में, उसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट एक बार भी उनकी ये जो एडवाइस उसको लौटा नहीं सकता, एक बार भी लौटा नहीं सकता। लेकिन आगे जाके जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें बोला गया था कि एटलीस्ट एक बार वन टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस को लौटा सकता है, जिसमें वो और सोच विचार करके दोबारा से उसको एडवाइस दें। ये बोला गया था आर्टिकल 74 में। जो आर्टिकल 75 है, इसमें मिनिस्टर्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके सब क्लॉज के रूप में, तो चलिए एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो 75 सब क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसके अदर मिनिस्टर हैं, किसके, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो उनको हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आपने देखा ही होगा। और आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 के अंदर भी दो सब क्लॉज हैं, 75 1A 75 1B, दोनों के बारे में एक एक बारे में जान लेते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं प्रधानमंत्री के, उनकी जो लिमिट होगी वो लोअर हाउस यानी लोकसभा के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% ही एटलीस्ट होनी चाहिए। और 75 सब प्लस 1B डिफेक्शन के बारे में बात करता है। ओके, डिफेक्शन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उसकी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है डिफेक्शन के आगे, तो वो होता क्या है देखते हैं हम लोग अभी। जो 75 सेकेंड सब क्लॉज है, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी मिनिस्टर्स चुने जाएंगे, हम लोग लोकसभा के थ्रू चुन के भेजते हैं, उन लोग सर्व करेंगे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी आपको प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शब्द सुनाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टर्म के बारे में, टेन्योर के बारे में नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री की नजरों में इनको अच्छा काम करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट की नजरों में, अगर प्रेसिडेंट की नजरों में लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इनको इम्पीच कर सकता है, हटा सकता है, ये बोला गया है ना। जो 75 सब क्लॉज 3 बोलता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। इन्हीं, अगर ये सरकार गिरती है तो ये सब जिम्मेदार होंगे, बेसिकली इसका मतलब ये है। ओके, जो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 4 है वो बोलता है ओथ बाय द प्रेसिडेंट। इन सबको ओथ कौन दिलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। Article 75 subclause 5, a minister who is not a member of either house of the parliament must become one within 6 months of their appointment or they will cease to be a minister। अगर कोई मिनिस्टर है जिसको मिनिस्ट्री मिल गई है सेंट्रल की, आइदर स्टेट की, और वो 6 महीने तक किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का हिस्सा नहीं है, तो उससे वो मिनिस्टरशिप छीन ली जाएगी। 75 सब क्लॉज 6 सैलरी और अलाउंस के बारे में बताता है, जो कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर से निकलता है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है। जो आर्टिकल 76 है वो बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, किसका, कंट्री का होता है। और इसके कुछ सब क्लॉज इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 1 है उसमें अपॉइंटमेंट दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। देन 76(2) में ड्यूटीज दी गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। जो थर्ड है उसमें दिया गया राइट टू ऑडियंस। राइट टू ऑडियंस का मतलब होता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसी भी लोकसभा में भी जाके और राज्यसभा में भी जाके और किसी भी में जाके, मतलब अपना
बयान दे सकता, बयान इन द सेंस कि वो जाके कुछ भी बोल सकता है, ओके, बस वहां पर वोट नहीं कर सकता है। और जो 76(4) है वो ये बोलता है अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर से वही प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जब तक प्रेसिडेंट की नज़रों में अच्छे हो तब तक आप अटॉर्नी जनरल, अगर प्रेसिडेंट की नज़रों में आप सही नहीं हो तो प्रेसिडेंट आपको हटा सकता है आपकी पोस्ट से, ये चीज़ बोलता है। डिफेक्शन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, डिफेक्शन सबसे पहले होता क्या है, तो डिफेक्शन, अगर आप मान लीजिए दो पार्टी हैं ए और बी, आप पार्टी ए से हैं, है ना, और आपने पार्टी ए से चुनाव लड़ा, इलेक्शन लड़ा, और मान लीजिए यहाँ पर लोगों ने आपको वोट दे भी दिए, क्यों दे दिए, क्योंकि आप पार्टी ए से थे। जब आप जीत गए तो आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली और आप अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, लोगों के साथ धोखा हो गया, क्योंकि लोगों ने आपको इस पार्टी का समझकर वोट दिया और आप जब जीत गए तो आपने पार्टी ही चेंज कर ली, तो ये लोगों के साथ धोखा हो गया, यानी डिफेक्शन हो गया। इसको जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985, उसमें डिफेक्शन के खिलाफ रोक लगा दी थी कि अगर कोई पर्सन या कोई भी नेता जो डिफेक्शन करता है उससे वो सीट छीन ली जाएगी उसकी, ओके। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी ही होती है, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और एक चीज़ अगर आपको यहाँ और अगर मैं बताऊँ अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग, तो 1833 में चार्टर एक्ट आया था, 1833 में यहाँ पर चार्टर एक्ट आया था। तब जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन थे वो कौन थे, मैकुले था, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन। जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर थे इंडिया के वो कौन थे, तो वो थे MC सेतलवाद, ओके, ये फर्स्ट थे। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है R वेंकट, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा, R वेंकट रमनी। और R वेंकट रमनी जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कौन से नंबर के हैं, तो ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इंडिया के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो डिफेक्शन होता है ये स्केड्यूल 10 इसके बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 77 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल 77 है इसमें बोला गया है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी सारे काम होंगे, जितने भी सारे बिजनेस होंगे, जितनी भी सारी मिनिस्ट्री बिजनेस करेंगी वो सब किसके नाम से होंगे, तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे कंट्री का हेड होता है, ऑब्वियस सी बात है। आर्टिकल 78 द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल 78 में ये बोला गया है कि जो PM है वो बात पहुंचाएगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात पहुंचाएगा प्रेसिडेंट तक, और इसी को बोलते हैं हम, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, लिंचपिन। और ये लिंचपिन प्राइम मिनिस्टर को किसने बोला था, तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर एक लिंचपिन के तौर पर काम करता है, क्यों, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या बिठाता है, कम्युनिकेट करता है, बेसिकली बातों को एक्सचेंज करता है, तो ये बोला गया था। और एक चीज बस आप यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, ये रियल हेड होता है, ये रियल हेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है आपका, ये नॉमिनल हेड होता है। इसी को ही हम टाइट्यूलर हेड भी बोल देते हैं, या इसी को ही हम डी ज्यूरे हेड भी बोल देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को हम बोल देते हैं डी फैक्टो हेड। तो कभी पूछ ले कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में डिफेक्टो हेड कौन होता है या रियल हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, टाइट्यूलर हेड या डी ज्यूरे हेड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट के आर्टिकल। तो सबसे पहले जो चैप्टर वन था जिसका आर्टिकल 52 से लेकर 78 थे, वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जिसके आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में दिए गए हैं। एक सेकेंड का पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर आप लोग एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 76 का सब क्लॉज थर्ड वाला है, राइट टू ऑडियंस, मैंने शायद इसको गलत बता दिया है। राइट टू ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। इसका पार्लियामेंट से लेना देना नहीं है। ओके, लोकसभा या राज्यसभा से इसका लेना देना नहीं है। राइट टू ऑडियंस का मतलब ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है ये। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ों और जैसे छूट रही हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए। जो आर्टिकल 75 का 75 फर्स्ट का सब क्लॉज ए है, ये वाला है ना, 15% ऑफ द लोअर हाउस, ये कब हुआ था? तो ये 91st अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। उसके हिसाब से बोला गया था कि जो भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे, मिनिस्टरशिप संभालेंगे, जीत के जो आ रहे हैं, वो उनकी जो संख्या होगी वो लोअर हाउस की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया था, बस इतना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि जो आर्टिकल 61 है, जो किसके बारे में बताता है? इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट के बारे में बताता है जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाता है या उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस करी जाती है, उस प्रोसीजर को बोलते क्या है? उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। और एक चीज और, हाँ ये सॉरी, ये इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं, ये सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कराना पड़ा, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कराना पड़ता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ओके, स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होती है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। अगर लोकसभा से भी पास होता है या राज्यसभा से, दोनों से पास होता है, तो प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, और आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने अपनी सीट छोड़ी नहीं है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 2 के बारे में देखते हैं, जिनके आर्टिकल्स हैं हमारे 79 से लेकर 122 के बीच में। जो आर्टिकल नंबर 79 है वो बताता है हमें पार्लियामेंट के बारे में। वो हमें बताता है पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पर देख लें पार्लियामेंट के बारे में, तो जो पार्लियामेंट के 3 बॉडी से मिलकर बना होता है, हम लोग इमेजिनेशन के थ्रू समझें अगर हम उसको। सबसे लोअर बॉडी होती है इसकी लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। अपर बॉडी इससे जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं राज्यसभा। एंड देन सबसे ऊपर होता है इनका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, इसको हम एल्डर्स हाउस भी बोल देते हैं। इसको हम लोग लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल ही बोल देते हैं। और इसी को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में कि पार्लियामेंट का अपर हाउस या एल्डर्स हाउस राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 में दिया गया है लोकसभा के बारे में। जो राज्यसभा है आपका, जो राज्यसभा है आपका, वो लोटस थीम पे बना गया है, और जो न्यू वाला और जो लोकसभा है आपका, ये पिकॉक थीम पे बनाया गया है। ओके, जो लोकसभा है आपका वो पिकॉक थीम पे बनाया गया है, और जो राज्यसभा है आपका वो लोटस थीम पे बनाया गया है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो राज्यसभा के भी वो हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, या तो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा के ही मेंबर हो। ओके, आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 82 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 82, डेलिमिटेशन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिसीमन आयोग, जिसको हम बोलते हैं परिसीमन आयोग। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 82, डेलिमिटेशन कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है और ये बॉडी का वर्क क्या रहता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। हमारे इंडिया में कई सारी, जैसे इंडिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कई सारी जगह हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितनी सीट निकल के जा रही है लोकसभा में और राज्यसभा में, ये कौन देखता है? तो ये देखता है डेलिमिटेशन कमीशन। हर सेंसस के बाद देखता है, हर सेंसस के बाद देखता है। और ये टोटल अभी तक सिर्फ 4 बार ही बैठा है। 1952 में डेलिमिटेशन कमीशन, 1962 में, 1972 में, और देन 2002 में। ये सिर्फ 4 बार ही बैठा है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज आपको याद रखने वाली मैं बता देता हूँ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये आपका? 1976 में। इसमें बोला गया था कि ये जो डेलिमिटेशन कमीशन है, इसको देखिए, सेंसस होता है सबसे पहले तो,
सेंसस के अकॉर्डिंग ये पता चलता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ज्यादा लोग हैं, उसके हिसाब से सीटें निकाली जाती हैं। नॉर्थ साइड पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उधर से बहुत ज्यादा सीटें निकलती जा रही हैं। लेकिन साउथ से उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, इसलिए उधर से सीटें भी कम निकल रही हैं। इसलिए साउथ वाले अगर ये बोल रहे हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारी तरफ से सीटें नहीं जा रही हैं, जबकि नॉर्थ साइड से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और सीटें भी जा रही हैं, तो ये गलत काम है। तो इसको सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे पहले निकालना पड़ता था। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ये बोला गया था कि इसको 2002 तक क्या कर दो, फ्रीज कर दो। क्या कर दो, फ्रीज कर दो। फिर अगेन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2002 में। और इसमें बोला गया कि इसको 2026 तक क्या कर दो, फ्रीज कर दो। और ये जो 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये बोला किसमें गया था कि इसको 2026 तक फ्रीज कर दो? तो ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला था कि अभी जो डेलिमिटेशन कमीशन जो सीटें निकाल रही है 2002 के अकॉर्डिंग निकालेगा। ये किसने बोला था? तो ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला था। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, तो लोकसभा 5 साल और राज्यसभा की कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है। लोकसभा क्योंकि डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसके हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर है वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और लोकसभा हर 5 साल में, क्योंकि हमें पता है सरकार चेंज होती है, लोकसभा में इलेक्शन होते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, तो लोकसभा और राज्यसभा हम लोग यहाँ रख। सबसे पहले तो इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए। लोकसभा के लिए जो एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर होनी चाहिए। ओके, देन आर्टिकल नंबर 85, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे आर्टिकल 85 को। ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल 85 को, कि आर्टिकल जो 85 है वो होता क्या है। तो हमें पता है कि सेशन कौन कौन से होते हैं हमारे कंट्री में। तो 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले तो होता है बजट, देन होता है मॉनसून एंड देन होता है विंटर। जो बजट होता है सेशन वो कब होता है? तो ये फरवरी अप्रैल के टाइम होता है। जो मॉनसून होता है ये होता है जुलाई सितंबर के बीच में। एंड देन जो विंटर होता है वो होता है नवंबर दिसंबर के बीच में, सबसे छोटा होता है। ओके, समर करके कोई सेशन नहीं होता यहाँ पर। 3 सेशन होते हैं और मिनिमम 2 सेशन तो रखने ही हैं। कितने? 2 सेशन तो होने ही चाहिए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 सेशन तो होने ही चाहिए। और उन 2 सेशन के जो बीच का जो गैप होगा वो गैप कितना रहना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट नहीं, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ। यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि ये जो सेशन होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेशन होते हैं इनको समन कौन करता है? इनको समन कौन करता है? इनको बुलाता कौन है? तो इनको प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है। सेकंड चीज, जब सब लोग आ गए, समन भेज दिए, सब लोग आ गए, बैठक होनी है, मतलब बजट या कोई भी सेशन स्टार्ट हुआ, तो सेशन को प्रेसाइड कौन करता है ना? प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा का स्पीकर। अगर ये नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, और अगर वो नहीं होगा तो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन। चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और हमें पता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो प्रेसाइड कौन करता है? इसको लोकसभा का स्पीकर करता है। थर्ड चीज ये जाननी है, जब सेशन अपने एंडिंग पे होता है, मान लीजिए सेशन अपने एंडिंग पे हो रहा, मान के चले अपन बजट सेशन फरवरी से अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद जुलाई के बाद सेशन स्टार्ट होगा, तो इसके बीच का जो गैप है, तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो क्या कर देगा? वो एडजर्न कर देगा, है ना? सेशन को एडजर्न कर देगा या सीने डाई कर देगा। सीने डाई का मतलब होता है वो ये नहीं बताएगा कि हमें दोबारा कब मिलना है, सीने डाई कर देगा। एडजर्न का एडजर्न भी कौन करता है? तो एडजर्न भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। उसका मतलब है कि हम बाद में मिलेंगे। और एडजर्न सीने डाई का मतलब ये होता है कि वो बताता नहीं है कि अब हम अगली बार कब मिलेंगे। और जब वो एडजर्न सीने डाई कर देता है, जब वो एडजर्न सीने डाई कर देता है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो समझ जाता है कि अब सेशन अपने एंडिंग पे है। वो समझ जाता है कि सेशन अपने एंडिंग पे है और वो प्रोरोग कर देता है। क्या कर देता है? प्रोरोग कर देता है। किसको? सेशन को। मतलब यहाँ पर आपका सेशन खत्म होता है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बुलाता कौन है? समन कौन भेजता है? प्रेसिडेंट भेजता है। प्रेसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर वो नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर वो नहीं होगा तो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन करेगा।
सेशन को एडजन, मान लीजिए एक दिन बैठक हुई, बैठक खत्म हुई तो अब होगा एडजन। एडजन मतलब सेशन खत्म, छुट्टी, घर जाओ, अगले दिन फिर आओ। तो ये एडजन कौन करेगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। अगले दिन फिर मिलना है, इसको बोलते हैं एडजन, छुट्टी हो गई। लेकिन अगर उसने एडजन कर दिया लेकिन ये नहीं बताया कि अब अगली बार कब मिलना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडजन सीने डाई। और जब एडजन सीने डाई हो जाता है, जब पता ही नहीं चलता है कि अगली बार कब मिलना है, तो कब मिलना है, तब जो प्रेसिडेंट रहता है वो समझ जाता है कि शायद सेशन अपने एंडिंग पे है और वो प्रोरोग कर देता। प्रोरोग का मतलब होता है सेशन को एंड कर देना। तो ये आपका आर्टिकल 85 बोलता है, ये आपका आर्टिकल 85 बोलता है प्रोरोग सेशन का पार्लियामेंट। और डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है, ये डिसॉल्व करना होता है कि आप हाउस को ही खत्म कर दें, हाउस को ही क्या कर दें, खत्म कर दें, सीधे लोकसभा को ही खत्म कर दें, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। जो आर्टिकल 86 है वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस और मैसेज भेज सकता है किसको? हाउस को। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सिमिलर इसमें है 87 में कि प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस भेजता है हाउस को। कौन कौन से वो स्पेशल एड्रेस होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा की, सीधे बात, जो भी लोकसभा के, यहाँ पर लिख दूं अगर मैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी मिनिस्टरशिप होल्ड करते हैं, जो भी मिनिस्टर बनते हैं, उनको ओथ अफर्मेशन कौन दिलाता है? तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और इसको बोलते हैं मोशन। और उन लोग क्या करते हैं जब ओथ दिलाने के बाद, जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, है ना। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब होता है कि उनको ओथ दिला दी गई है बाय द प्रेसिडेंट, और अगर उनको ओथ नहीं दिलाई गई बाय द प्रेसिडेंट और वो डायरेक्ट जाके लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं, तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप कि जब तक प्रेसिडेंट उनको ओथ अफर्मेशन नहीं दिलाएगा तो आगे का कोई भी काम नहीं होगा, भले आप लोकसभा में जाके कितने ही अपना बिल पास कर लीजिए, XYZ जो भी कर लीजिए, जब तक प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाएगा कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। दैट्स इट। ओके। और सेकंड कौन सा स्पेशल एड्रेस होता है कि जो फर्स्ट सेशन होता है आपका, फर्स्ट सेशन होता है ऑफ एवरी ईयर, उसके लिए स्पेशल एड्रेस कौन भेजता है? प्रेसिडेंट भेजता है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाता है, मोशन ऑफ थैंक्स नहीं होता है, और डायरेक्ट जाके लोग क्या करते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में बैठ जाते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में बैठ जाते हैं, तो अपोजिशन, आपको अगर ये डाउट लग रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, तो वो क्या लाएगी? वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी। अगर वो पास हो गया तो सरकार गिर सकती है। और अगर प्रेसिडेंट वो दिला देता है, मोशन ऑफ थैंक्स हो जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स हो जाता है, तो क्या होता है फिर? मोशन ऑफ थैंक्स हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अभी सरकार मजबूत है, अभी इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। आर्टिकल 88, मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द हाउसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, जो मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, दोनों, वो किसी भी हाउस में, क्योंकि वो किसी भी हाउस में जाके क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात को सामने रख सकते हैं, है ना। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते हैं? बस वोट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, लोकसभा का मेंबर है, तो वो राज्यसभा में जाकर कुछ अपना स्टेटमेंट दे सकता है, या अटॉर्नी जनरल किसी भी पार्लियामेंट के सदन में जाकर अपना स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन जो मिनिस्टर अगर लोकसभा का है तो वो राज्यसभा में वोट नहीं करेगा, राज्यसभा का है तो लोकसभा में वोट नहीं करेगा, और जो अटॉर्नी जनरल है वो दोनों में जाके बस बोल सकता है, वोट नहीं करेगा। ये आर्टिकल नंबर 88 बोलता है। आगे बढ़े। यहाँ पर जो आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक आर्टिकल होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, और जो आर्टिकल 93 से लेकर 96 तक के बीच में होते हैं वो लोकसभा के आर्टिकल्स होते हैं। ये राज्यसभा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के आर्टिकल्स होते हैं, और ये लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के आर्टिकल्स होते हैं। देख लेते हैं हम एक एक करके। जो आर्टिकल नंबर 89 है वो ये बोलता है, सबसे पहले कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही बोलेगा, तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, अभी हम लोग ने देखा रहा। चेयरमैन कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट होगा, और डिप्टी चेयरमैन कोई होगा। आर्टिकल 90 बोलता है वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल कैसे होगा? तो ये होता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कराया जाएगा सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में इसका बहुत ही मिनिमल रोल रहता है, समझ लीजिए। और एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन कर रहा है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? चेयरमैन को देगा। और चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको देगा? तो वो प्रेसिडेंट को देगा।
अगर अगर वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट दे रहा है। ओके। आर्टिकल नंबर 91, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा और अनदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द chairman, power of the deputy chairman of the council of state और another person to perform the duties of the chairman। इसका मतलब है कि अगर चेयरमैन की सीट खाली है, वेकेंट है या एब्सेंट है तो उसकी जगह पर कौन वर्क करेगा? तो डिप्टी चेयरमैन वर्क कर सकता है या कोई अदर पर्सन वर्क कर सकता है। अब दो चीज होती है, सीट खाली है, सीट किसकी सीट? चेयरमैन की सीट। चेयरमैन की सीट या तो वेकेंट होगी या तो एब्सेंट होगा। वो एब्सेंट का मतलब होगा कि वो 4 दिन की छुट्टी पर गया है फिर अब वापस जाएगा। तो एब्सेंट के केस में या तो डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म कर देगा या तो एक पैनल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक पैनल बनाया जाता है। मान के चलें कि अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट हो गया, चेयरमैन तो एब्सेंट है, उसकी जगह लेनी थी किसको? डिप्टी चेयरमैन को। डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट हो गया तो एक पैनल बनाया जाता है। पैनल कितने लोगों का होता है राज्यसभा में? 6 लोगों का होता है या उससे कम लोगों का होता है। तो उनमें से कोई एक आकर बैठ जाएगा, प्रेसिडेंट बता देगा। अगर सीट वैकेंट है, वैकेंट का मतलब हो कि अब जो चेयरमैन है वो दोबारा उस सीट पर नहीं आएंगे, किसी नए को आना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? किसी एक को आके बैठा देगा उस सीट पे और बोलेगा कि जल्दी इलेक्शन करके, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और वो फिर चेयरमैन की सीट संभाल लेगा। ऐसा जो आर्टिकल 92 है वो ये बोलता है द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट प्रेसाइड ओवर अ मीटिंग वाइल अ रेजोल्यूशन टू रिमूव दैम इज बीइंग कंसीडर्ड। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मान के चलें यहाँ पे आपका चेयरमैन बैठा है, ये डिप्टी चेयरमैन बैठा है, अगर इन पे कोई चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं तो ये यहाँ ऊपर गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इनकी जो सीट है वहां पर नहीं बैठेंगे, ये सब लोगों के साथ ही बैठेंगे। आर्टिकल नंबर 92 बोलता है। और ये राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 93 ये है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के आर्टिकल्स, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। इसमें बोला वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इनको रिमूव कैसे करा जाता है? तो इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव करा जाता है ना, और सिर्फ लोकसभा में ही ये पास होता है। पहली चीज, रिजाइन अगर इन लोग देते हैं, डिप्टी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को देगा। और स्पीकर किसको देगा? तो डिप्टी स्पीकर को देगा। और इलेक्शन भी कौन लेते, खुद ही लेते हैं कि हमारा अगला स्पीकर कौन बनेगा या अगला डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। ओके। जो आर्टिकल 95 है वो ये बोलता है पावर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अनदर डेजिग्नेट पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर व्हेन द स्पीकर ऑफिस इज वैकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट। फिर वही कंडीशन हो गई कि सीट या तो वैकेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। वैकेंट होगी मतलब स्पीकर उस सीट पे कभी भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्रेसिडेंट फिर आके किसी को बैठा देगा और फिर इन लोग इलेक्शन कर लेंगे ऑटोमेटिकली। कौन? लोकसभा वाले, कि उनका अगला स्पीकर कौन बनेगा। अगर सीट एब्सेंट है तो उनकी जगह पर कौन बैठ जाएगा? उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर आके बैठ जाएगा। और डिप्टी स्पीकर अगर खुद ही एब्सेंट है तो फिर पैनल में से कोई एक आकर बैठ जाएगा। और पैनल में कितने लोग होते हैं? लेस देन 10 लोग होते हैं, है ना। राज्यसभा में लेस देन कितने थे? 6 थे। लोकसभा में लेस देन 10 है या एटलीस्ट 10 है, तो ये मान सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 97 की तरफ। इसमें दिया गया है सैलरी। सैलरी किसकी? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ये किस में होते हैं? राज्यसभा में। या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये किसमें होते हैं? आपके लोकसभा में। आर्टिकल 98 बोलता है डील्स विद द सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 98 बोलता है डील्स विद द सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। हर किसी पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरीट होगा, ठीक है। आर्टिकल 99 बोलता है अफर्मेशन एंड ओथ। ओथ जो मेंबर्स रहते हैं इनको छोड़ के, किसको छोड़ के? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनको छोड़ के जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको ओथ कौन दिलाता? तो या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या प्रेसिडेंट एक पोस्ट बना देता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर कौन सा वाला? प्रोटेम स्पीकर। ये सारे ये इसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये अलग स्पीकर होता है प्रोटेम स्पीकर, ये टेम्परेरी होता है। और जैसे ये ओथ का काम हुआ और इसकी सीट गई मतलब कि ये कोई मतलब पोस्ट नहीं होती है, सिर्फ इसका काम ये रहता है कि ओथ दिलाने के लिए मेंबर्स को प्रोटेम स्पीकर का। जो आर्टिकल 100 है वो ये बोलता है वोटिंग इन पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट है, अगर लोगों ने वोटिंग करी 50, मान लीजिए 100 लोग हैं यहाँ पर, कितने हैं? 100 लोग हैं यहाँ पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा तो 100 में 15 है किसी एक टॉपिक पर वोट करा, 15 ने किसी एक टॉपिक पर वोट करा, इक्वल हो गए। तो अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या तो वो अपना वोट यहाँ देगा या तो वो अपना वोट यहाँ देगा। तो उसका एक वोट अब वो क्या करेगा? तो उसका एक वोट अब वो कास्ट करेगा। क्या करेगा वो? उसका एक वोट कास्ट करेगा। ओके। तो ये हो गया। और सेकंड होता है कोरम, इसको बोलते हैं गणपूर्ति हिंदी में, यानी कि एटलीस्ट 1/10 या 10% ऑफ दी हाउस प्रेजेंट रहने चाहिए उसको प्रेसाइड करने के लिए, सेशन मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, उस डे को
कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट इतने लोग होने चाहिए। ये नहीं, अगर इतने लोग नहीं हैं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बोल देगा एडजर्न और वो छुट्टी कर देगा एटलीस्ट। जो आर्टिकल 101 है वो बोलता है वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। वैकेशन ऑफ सीट्स का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, वैकेशन ऑफ सीट्स का मतलब होता है कि अगर कोई एक इंसान है और वो दो जगह से जीत गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जीत गया, दोनों हाउस से जीत गया, तो उसको कोई एक चूज करना पड़ेगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक छोड़ना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा उस टाइम पीरियड के अंदर तो उसकी सीट चली जाएगी, है ना। सेम अगर कोई एमएलए है, उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और वो जीत गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट, लेकिन उसने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये नहीं बताया कि वो अपनी एमएलए वाली छोड़ रहा है और एमपी वाली सीट को चूज कर रहा है, तो उसकी एमपी वाली सीट क्या होगी, चली जाएगी, है ना। और या तो वो पार्टिसिपेंट है और 60 डेज तक अगर वो जा ही नहीं रहा है पार्लियामेंट तो ये समझ लिया जाएगा कि भाई तुम्हारी सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, अब तुम कभी नहीं आओगे। ओके। जो आर्टिकल 102 है वो ये बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कोई मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो या तो वो इंडियन नहीं हो, या तो वो इंडियन नहीं हो, और अगर हम देखें तो वो कोई ऑफिस ऑफ, एक सेकेंड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी लाभ का पद, कोई भी सरकारी नौकरी जिससे कि उसको क्या मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो, अगर वो ऐसी चीज पर है, ऐसी पोस्ट पर है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है। भाई तुम यहाँ से भी पैसा कमाओगे, वहां से भी पैसा कमाओगे, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेम हमने पढ़ा था उसमें प्रेसिडेंट के केस में कि उसको भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो किसी ऐसी पोस्ट पर जिससे कि उसको सैलरी मिल रही हो। थर्ड क्या होगा कि वो अनसाउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल। अगर वो पागल हुआ तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, चली जाएगी। या तो वो इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो, बैंकरप्ट हो, है ना, उसके पास पैसे नहीं हो और वो फिर मेंबर कैसे रहेगा। तो इन ये कुछ कंडीशन होती है मेंबरशिप जाने की। आर्टिकल 103 डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अगर किसी मेंबर के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रही है तो जो फाइनल डिसीजन होता है, जो जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो वो लेता है आपका प्रेसिडेंट। किससे पूछ के लेगा, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ कर लेगा। आर्टिकल 104 पेनल्टी फॉर अ member of parliament who sits or votes before taking an oath when not qualified or disqualified or when prohibited from doing so, the penalty is a fine of 500 rupees for each day। मतलब कि अगर कोई इंसान है वो एक चुनाव जीत के आ रहा है, इलेक्शन जीत के आ रहा है और उसने ओथ नहीं ली है और जाके वो क्या कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होके उसने ओथ नहीं ली है और वो जाके पार्लियामेंट में वोटिंग कर रहा है, तो उसको पेनल्टी लगेगी। आर्टिकल 105 द पावर्स, privilege and immunities of the houses of parliament, its members and its committees। क्या क्या पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, तो वो सबसे पहले तो ये होती है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, वोटिंग कर सकते हैं, है ना, ये दोनों उनके पास फ्रीडम होती है। और इन दोनों के लिए उनको किसी भी कोर्ट में कोई भी आंसर नहीं देना पड़ेगा, है ना, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर दैट। ओके। जो आर्टिकल 106 है उसमें सैलरी और अलाउंस बताए गए हैं मेंबर्स की। सैलरी इसमें भी बताई गई है, लेकिन इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी सैलरी बताई गई है 97 में, और इसमें जो मेंबर्स जो नीचे बैठते हैं उनकी सैलरी बताई गई है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 107। एक डीप ब्रीथ लेते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का हम वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो अब आता है आर्टिकल 107। उसमें कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग बिल्स इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं बिल। सबसे पहले आर्टिकल 107 में बोलता है बिल के बारे में। कौन सा बिल, ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल होता है उसको कौन लाता है, तो उसको मिनिस्टर लाते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कुछ मिनिस्ट्री मिली होती है ना। और जो प्राइवेट बिल होता है उनको कौन लाता है, जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं वो प्राइवेट बिल लाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक बिल को कौन लाएगा, जो मिनिस्टर्स होते हैं और इनको सिर्फ
7 दिन का ही नोटिस देना पड़ता है। और जो प्राइवेट बिल है उनको मिनिस्टर्स लाते हैं, उनको कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, तो रफली 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है ऑर्डिनरी बिल लाने से पहले पार्लियामेंट में। ओके। आर्टिकल 108 बोलता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। कोई ऐसे केस हो गए जिनमें जॉइंट सिटिंग है, तो वो आज तक जो जॉइंट सिटिंग है वो कितनी बार बैठी है, तो वो 3 टाइम्स ही बैठी है। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। कौन कौन से हैं वो 3 टाइम्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले टेररिज्म में, एक होता है बैंकिंग में, और एक है डाउरी में, दहेज में। 3 बार ही जॉइंट सिटिंग आज तक बुलाई गई है। और इसको प्रेसाइड कौन करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो ये लोकसभा का स्पीकर होता है। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होगा। अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन होगा। क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, इसलिए। आर्टिकल 109 में दिया गया है स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। अब यहाँ पर एक चीज मनी बिल से आपको ये ध्यान रखिए, इसमें प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 109 में। और आर्टिकल 110 में दिया गया है डेफिनेशन कि मनी बिल कौन से बिल ऐसे बिल होते हैं जो मनी बिल कहलाते हैं। यहाँ से आप फोटो लगा रखिए, देख सकते हैं कौन कौन से बिल मनी बिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 110 में डेफिनेशन दी गई है, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। आर्टिकल 109 में प्रोसीजर दिया गया है मनी बिल्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले जो मनी बिल है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वो राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लोकसभा होती है अगर वो मनी बिल को पास कर देती है और अगर वो बिल जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ता है, वो कभी भी उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। अगर राज्यसभा उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो 14 दिन के बाद, एटलीस्ट 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है, एंड देन हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास एक तरीके की पावर होती है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर, जिसको अभी हम देखेंगे। वीटो पावर इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, जिसमें होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। तीनों का डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर मनी बिल के केस में तीनों वीटो पावर यूज नहीं होती। इसका मतलब प्रेसिडेंट मनी बिल को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, उसको भी वो आगे जाके पास करना ही पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि मनी बिल के मामले में सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है, कौन सा हाउस होता है, वो लोकसभा होता है। ठीक है। आर्टिकल 111 एसेंट टू बिल। बिल को एसेंट कौन देता है ना? बिल को एसेंट कौन देता है, तो वो देता है प्रेसिडेंट। और ये जो एसेंट देता है, मंजूरी देता है, ये प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? ये प्रेसिडेंट की पॉजिटिव पावर है। और अगर वो एसेंट नहीं देगा, तो वो हो जाएगी नेगेटिव पावर। और इसी नेगेटिव पावर को ही बोलते हैं वीटो। और वीटो होते हैं 3 टाइप के, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, और लास्ट होता हमारा पॉकेट वीटो। 3 तरीके के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो में अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो रहा है, राज्यसभा से पास हो रहा है, और वो प्रेसिडेंट के पास आएगा, तो प्रेसिडेंट अगर उस बिल को डायरेक्ट मना कर देगा कि भाई ये कैंसिल करो इसको, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट वीटो, कि अब नहीं होगा, मतलब कि अब वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब उसको फाड़ के फेंक दो, मतलब इस टाइप से। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होगा कि दोनों हाउस से बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, अगर प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो का यूज करा, मतलब कि वो वापस दोनों हाउस में भेज देगा कि थोड़ा बहुत इसमें चेंज करो, थोड़ा बहुत अमेंड करो, उस कंडीशन को बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और लास्ट वीटो होता है पॉकेट वीटो। मान लीजिए कि दोनों हाउस से बिल पास होता है, अब गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उस बिल को कहाँ रख लिया? अपने पॉकेट में रख लिया। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट की पॉकेट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसने पॉकेट में रख लिया। अब वो कभी भी उसका जवाब दे सकता है, चाहे तो 1 महीने में, चाहे तो 1 साल में, चाहे तो 10 साल में। और अगर नहीं भी दे रहा है तो उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा कि तुमने उसका उसको फर्दर यूज को नहीं करा, है ना? पॉकेट वीटो मतलब उसने रख लिया, अब प्रेसिडेंट देखेगा कि उसको आंसर कब देना है, कब नहीं देना है। एक प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ज्ञानी जैल सिंह। तो एक बार इन्होंने क्या करा, एक बिल था जिसको हम कहते हैं इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल, उसको पॉकेट वीटो के थ्रू अपने पास रख लिया और कभी रिटर्न ही नहीं करा। आज तक की डेट में वो बिल पास ही नहीं हुआ कभी, पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो कोई भी प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, सिर्फ कब? जब वो बिल ऑर्डिनरी हो, है ना? सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में
सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में काम नहीं करेगा। ओके, सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनको लेके प्रेसिडेंट ये तीनों वीटो यूज नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके प्रेसिडेंट ये तीनों वीटो पावर्स अपनी यूज नहीं कर सकता। और सस्पेंसिव वीटो सिर्फ मनी बिल के लिए, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो मनी बिल के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल 117 में दिया गया है फाइनेंशियल बिल के बारे में दिया गया है, और ये रफली सिमिलर होता है लगभग मनी बिल के जैसा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसका मिनिमल रोल होता है। प्लस एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो वीटो पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट अपनी तीनों वीटो पावर्स इसमें यूज कर सकता है। जो आर्टिकल 112 है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट के बारे में दिया गया है, बजट आखिर होता क्या है, साल में एक बार लाया जाता है, 2 बार 3 बार, ये सब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बजट नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है आर्टिकल 112 में। होता क्या है, तो जो द फाइनेंस में लिख के बता देते, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट एंड ऑल एक्सपेंडिचर एंड receipt are done in the name of the president। सीधा सा मतलब है, क्या मतलब सीधा सा, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को लाता है, ये चीज तो हमें क्लियर है। और जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, जितनी भी रिसिप्ट होगी, वो सब किसके नाम पर होगा, तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। वो सब किसके नाम पर होगा, तो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। और हमें यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम टाइम बजट पेश करा वो किसने करा है, तो वो मोरारजी देसाई जी ने करा है। कितने बार? 10 बार लगभग। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी या लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार के अंदर। इनके बाद करा है पी चिदम्बरम ने 9 बार करा है ना। और जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 8 बार। अलग अलग लोग जब प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सरकार के अंदर। जो निर्मला सीतारमन है, जो अभी करंट हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, एक चीज इनके रिगार्डिंग हमें याद रखनी है कि इन्होंने 8th टाइम कॉन्जिक्यूटिव बजट को क्या करा है, पेश करा है अंडर दी प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन थे हमारे देश के, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे R.K. शनमुखम जेटली। ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। कब से कब थे, तो ये अगस्त 1947 से 1 साल अगस्त 1948 तक थे। और प्रेजेंट में कौन है, करंट में निर्मला सीतारमन। और इन्होंने 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम पेश करा है। सबसे ज्यादा किसने करा है, सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने करा है। ओके, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहाँ पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो बजट होता है, हमने देख लिया कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है या रिसिप्ट होती है सब प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। अब जो पैसा निकलता है तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है वोटिंग से। वो कैसे निकलता है, तो वो निकलता है वोटिंग से। अब जो वोटिंग होगी उसकी जो प्रोसीजर रहता है वो किसमें दिया है, वो प्रोसीजर तो वो आर्टिकल 113 में उसका प्रोसीजर दिया है। उसकी जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कैसे होती है, तो सबसे पहले जो बजट बनेगा पार्लियामेंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर पार्लियामेंट में क्या होगा, वो डिस्कस होगा कि सही है कि गलत है। फिर उसकी स्क्रूटनी करी जाएगी, मतलब डीप जांच पड़ताल करी जाएगी कि भाई सही एकदम एक्यूरेट, जितनी मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, XYZ। फिर वोटिंग करी जाएगी, है ना। वोटिंग हो गई, फिर क्या लाया जाएगा यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन बिल, इसको पास करा जाएगा। और जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा तो फिर क्या पास होगा, फाइनेंशियल बिल, इसको पास करा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में जो बजट है उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी स्क्रूटनी होगी, देन वोटिंग होगी। वोटिंग होगी मतलब
यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्री है वो डिमांड करती है कि उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, और जब वो डिमांड करती है और डिमांड ग्रांट हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिमांड और ग्रांट। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है जब डिमांड उनकी मंजूर हो जाती है। इस एप्रोप्रिएशन बिल को जब मंजूरी मिल जाती है, ये जब पास हो जाता है, फिर ये जाके फाइनेंशियल बिल लाया जाता है। फाइनेंशियल बिल पास होने के बाद उनको उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को उतना पैसा जितना डिस्कस हुआ था वो मिल जाता है। और ये अप्रोप्रिएशन बिल आपका आर्टिकल 114 में दिया गया है। आर्टिकल 115 में क्या दिया गया है, तो उसमें दिया गया है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। मान लीजिए बजट हो रहा है, बजट में कोई चीज़ हम डिस्कस नहीं करी है, बजट में कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करी हैं, तो वो हमें अलग से चाहिए, तो उनका एडिशनल हम उनको पैसा देंगे, सप्लीमेंट्री। वोट एंड अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। क्या होता है वोट ऑन अकाउंट? सबसे पहले अगर बजट पेश होने से पहले ही पैसा चाहिए तो उसको कहेंगे वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑफ क्रेडिट किसको बोलते हैं? अगर तत्काल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए उसको कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। एक्सेप्शनल ग्रांट किसको कहते हैं? जिसमें बजट में जिन चीजों का जिक्र नहीं होता है वो एक्सेप्शनल चीजें आती है और उनके लिए जब पैसा चाहिए रहता है तो एक्सेप्शनल ग्रांट। वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 116 में। और बजट में जितना पैसा डिस्कस हो रहा है, बजट में जितना पैसा डिस्कस हो रहा है, मान लो पूरा पैसा खत्म हो गया और किसी चीज में पैसा और ज्यादा लग रहा है, तो वो आर्टिकल 115 के अंडर में आता है ना। पार्लियामेंट में डिस्कस होके फिर उसको फर्दर पैसे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द पार्लियामेंट। इसमें रूल्स दिए गए हैं, चलिए रूल देख लेते हैं हम। अब जो आर्टिकल 118 है इसके कुछ सब क्लॉज होते हैं, 1 2 3 एंड 4। एक एक करके आर्टिकल 118 जो बोलता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द पार्लियामेंट, इनके सब क्लॉज के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होगी, जब प्रोसीडिंग चल रही होगी पैसे निकालने के लिए, तब जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग, वो रूल्स बनाएगा कौन? तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। ओके। सेकंड ये बोलता है कि जब तक नए रूल नहीं बन जाते प्रोसीडिंग को लेकर, तब तक प्रीवियस जो रूल्स होंगे वही रेगुलेट करेंगे, प्रीवियस रूल्स ही तब तक चलेंगे जब तक नए रूल नहीं बनते। जो थर्ड सब क्लॉज है वो ये बोलता है जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर और राज्यसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का होता है स्पीकर, राज्यसभा का होता है चेयरमैन, इन दोनों से बोलेगा कि मीटिंग बुलाओ ताकि हम प्रोसीडिंग के लिए क्या बना सकें, रूल्स बना सकें। कौन बोलेगा? प्रेसिडेंट बोलेगा। और जो लास्ट सब क्लॉज होता है आर्टिकल 118 का फोर्थ वाला, वो ये बोलता है कि इसको प्रेसाइड कौन करेगा? प्रेसाइड कौन करेगा? तो प्रेसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। अगर ये नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, और अगर वो भी नहीं, वो भी एब्सेंट हो, तो कौन करेगा? राज्यसभा का वाइस चेयरमैन। आते हैं आर्टिकल 119 पर, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए। जो आर्टिकल 112 हमने डिस्कस करा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट के बारे में, तो बजट के बारे में हम लोग ने ये देखा था, बजट के बारे में हम लोग ने ये देखा था कि सबसे पहले बजट पेश करा जाता है, फिर उसकी वोटिंग होती है कि किस मिनिस्ट्री को भाई कितना पैसा चाहिए, और जो पैसा होगा वो निकलता कहाँ से है, तो वो निकलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि से, जिसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल 266। यहाँ से आपको पूरा पैसा निकलता है ना। अब यहाँ से हम पूरा पैसा जब निकाल लेंगे, पूरा पैसा निकाल लेंगे और उसका जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको जब हम खर्च करेंगे, तो दो टाइप से उसका हम खर्च करते हैं। पहला होता है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर, पहला होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, और सेकंड होता है आपका वोटेड एक्सपेंडिचर। जो आपका चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इसी में से ही आपकी सैलरी, अलाउंस और जो एमोलूमेंट होते हैं ये सब निकलते हैं। और इन सबका जिक्र किसमें करा गया है? तो ये सबका जिक्र इसका स्केड्यूल सेकंड में इन सबका जिक्र है। ये चीज क्लियर हो गई। और एक चीज और, यहाँ पर ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इसमें वोटिंग नहीं होती है, इसमें वोटिंग नहीं होती। वोटिंग किसमें होती है? तो वो वोटेड एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में होती है, और वोटिंग भी सिर्फ लोकसभा में होगी, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था मनी के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग जो भी चीजें वो सब लोकसभा में होती है, राज्यसभा में उनका बहुत ज्यादा मिनिमल रोल रहता है। ओके, तो आर्टिकल 119 ये बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल बिजनेस है ना, या जो भी फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय विधेयक है, वो कहाँ से निकालेंगे? हम निकालेंगे उनको, पूरा पैसा हम कहाँ से निकालते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और जब हम कंसोलिडेटेड, एक सेकेंड, और जब भी हम कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया से हम जब पैसा निकालेंगे और उस पैसे को निकालने की जो प्रोसेस रहेगी, उस प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी रूल बनेंगे या रेगुलेशन और अच्छे से जो बेहतर बना सकती है, वो कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 119 बोलता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस के लिए। जो आर्टिकल 120 है वो ये बोलता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। जो भी हमारा पार्लियामेंट है, संसद, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, तो वो या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। इसके दो सब क्लॉज हैं, ए और बी। ए ये बोलता है, जो आर्टिकल 120 का सब क्लॉज ए है वो ये बोलता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हिंदी में या इंग्लिश में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो ये बोल सकता है उसको कि भाई आप अपनी मदर टंग में भी बात कर सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ओके। और जो बी वाला है सब क्लॉज, वो ये बोलता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको उस टाइम पे 15 साल के बाद बंद कर देना था, है ना, उसका एक्सपायरेशन डेट बता दी थी कि 15 ईयर के बाद इंग्लिश बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जो आर्टिकल 121 है वो ये बोलता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्कशन इन पार्लियामेंट। और जो आर्टिकल 122 है वो ये बोलता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। सीधे शब्दों में देखा जाए तो जो आर्टिकल 121 है उसमें ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में भाग नहीं लेगी। और जो आर्टिकल 122 है वो ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के किसी भी जजमेंट या किसी भी हिस्से में पार्ट नहीं लेगी। ओके, उसकी किसी भी प्रोसीडिंग में डिस्कस नहीं करेगी, उसको उनको रेस्ट्रिक्शन है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, आर्टिकल 121, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी टॉपिक पर सवाल नहीं उठाएगा, आर्टिकल 122। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्ट 5 का चैप्टर 3, जिसका आर्टिकल सिर्फ 120 है और ये बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में। किसके बारे में? ऑर्डिनेंस के बारे में। हमने देखा था यहाँ पर कि जो भी सेशन होते हैं, कितने टाइप के सेशन होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। इनके बीच में कुछ गैप रहता है, उस गैप को हम कहते हैं रिसेस हो रही है, उस गैप को क्या बोलते हैं? रिसेस। जो आर्टिकल 123 है वो ये बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलिगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यही रिसेस, ये जो गैप होता है दो सेशन के बीच का, इसको बोलते हैं रिसेस। अब होता क्या है, जो प्रेसिडेंट रहता है अगर उसको लग रहा है ये फर्स्ट सेशन है, सेकेंड सेशन है, थर्ड सेशन है ना, अगर इनके बीच में प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि इस रिसेस के बीच में अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लॉ बनाना है तो वो लॉ बना सकता है, और ये पावर उसको देता है आर्टिकल 123। इस गैप के बीच में, इस रिसेस के बीच में। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर तो सेशन ही नहीं चल रहा है, सेशन बुलाएंगे अब तक बहुत टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो लॉ बना सकता है ना, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसके 3 सब क्लॉज होते हैं, एक एक करके उन सब क्लॉज को देखते हैं। जो फर्स्ट वाला सब क्लॉज होता है वो यही बोलता है कि प्रेसिडेंट इस रिसेस के बीच में एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और लॉ बना सकता है। ठीक है। जो सेकंड वाला सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि ये जो ऑर्डिनेंस पास करेगा प्रेसिडेंट, इसका जो इफेक्ट होगा वो सेम उस लॉ के इफेक्ट जितना होगा जो पार्लियामेंट से पास होता है। जैसे अगली बजट के सेशन में अगर दोनों सदन रिजेक्ट कर दिए जाएं तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब ये अगला सेशन होगा, मान लीजिए इस गैप के बीच में ऑर्डिनेंस पास करा और ये अगले वाले तक जब सब लोग मीटिंग करके बैठ रहे हैं, उस सेशन में अगर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया, तो वो ऑर्डिनेंस वहीं खत्म हो जाएगा। ये बोलता है ए वाला, सेकंड का ही। और बी वाला क्या बोलता है? बी वाला ये बोलता है कि प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को जब लागू कर सकता है और कभी भी उसको वापस ले सकता है, कभी भी उसको खत्म कर सकता है उस ऑर्डिनेंस को। जो थर्ड वाला सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर उस ऑर्डिनेंस को लॉ आगे चलकर नहीं बना सकती है पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को आगे चल के लॉ नहीं बना सकती है, तो उसका जो प्रोविजन होगा, उसका जो प्रावधान होगा, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चैप्टर 4 पार्ट 5 का, और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 के बीच में दिए गए हैं, और ये डील करता है द इंडियन जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 124 से लेकर 147 के बीच में इसके जो आर्टिकल्स हैं वो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। जो आर्टिकल 124 है, जो पहला वाला आर्टिकल है, वो बात करता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1773 में हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके टाइम पे क्या आया था 1773 में? तो वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या था?
रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इसी एक्ट के थ्रू 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था। जब फर्स्ट इसके सीजीआई कौन थे जब 1774 के टाइम पे? तो वो थे एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे थे। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? तो ये हुई थी 28 जैन 1950 की। और लोकसभा राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? तो वो हुई थी 13 मई 1952 को। जो फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज है वो कौन है? वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज थी। ओके, और जो फर्स्ट मेल जज कौन थे? मेल सीजेआई कौन थे? तो वो थे एच जे कानिया। ओके, फर्स्ट सीजेआई थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चीज आपको याद रखनी है बस। चलिए देखते हैं और एक चीज, अगर हम और आगे देख लेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल 124 है वो ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, बोलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इसके कितने सब क्लॉज है? इसके 7 सब क्लॉज है। पहला वाला सब क्लॉज बोलता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिसाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन दैट जजेस, 7 जजेस। ओके, तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसके सीजीआई होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनकी जो संख्या है वो 7 से ज्यादा नहीं होगी। और होगी तो कब होगी? जब पार्लियामेंट उसमें अमेंड कर दे। 7 से कम तो नहीं होगी। 1950 में 1 सीजीआई थे और 7 अदर जजेस थे। ये 1+7 की कैटेगरी में जाता है। जो 1 रहता है वो सीजीआई रहता है, 7 अदर जजेस रहते, 7 अदर जजेस रहते हैं। ओके, 1956 में 1+10 हो गए, 1960 में 1+13 होकर ऐसे करते करते जो प्रेजेंट हुआ है 2019 लास्ट में, अभी कितनी बेंच की संख्या है? बेंच की संख्या कितनी है? 1 सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस। जो सब क्लॉज सेकंड है वो ये बोलता है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट कर रहा था? हमने देखा था सीजीआई, और सीजीआई को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। आपस में खेल रहे हैं इन लोग, है ना। आगे देखते हैं, इसके भी कुछ सब क्लॉज हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें रेजिग्नेशन के बारे में दिया गया है, और सेकंड में इसके रिमूवल के बारे में दिया गया है ना। फर्स्ट में इसका क्या रेजिग्नेशन के बारे में दिया गया है, और सेकंड में इसके रिमूवल के बारे में दिया गया है। अब क्या होता है रेजिग्नेशन और या रिमूवल? तो ये रेजिग्नेशन अपना किसको देगा? तो ये रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देगा, और इसको देना होगा तो। और इसके सेकंड में रिमूवल के बारे में दिया है, हम अभी आगे देखेंगे। जो सब क्लॉज 3 है वो ये बोलता है क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है और कंडीशन के बारे में बात करता है। तो क्वालिफिकेशन और कंडीशन है क्या क्या, कब एलिजिबिलिटी होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का, या एटलीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट रहना चाहिए, या जो प्रेसिडेंट होता है उनकी आंखों में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, है ना। तो अब आज जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जो फोर्थ है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ रिमूवल इसका जज का सुप्रीम कोर्ट के वो होता कैसे है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें यहाँ पर, तो हम लोग ने देखा था कि जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, उसकी सीरियसनेस चेक करने के लिए 1/4 मेंबर को अग्री करना पड़ता है। सेम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के रिमूवल के लिए एटलीस्ट लोकसभा में 100 लोग को और राज्यसभा में 50 लोग को क्या करना पड़ता है? सीरियसनेस चेक करने के लिए इन लोगों को अग्री होना पड़ता है। तब जाके ये पता चलता है कि नहीं भाई सही में रिमूवल का प्रोसेस हमें चलाना है। किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के खिलाफ। तो रिमूवल की प्रोसेस होती क्या है? जब सीरियसनेस चेक हो जाती है लोकसभा में, या तो 100 लोग दे देंगे, राज्यसभा में या तो 50 लोग दे देंगे। सीरियसनेस चेक करने के लिए, सीरियसनेस जब चेक हो जाती है तब बनती है यहाँ पर, तब बनती है यहाँ पर 3 लोगों की कमिटी। और वो 3 लोगों की कमिटी क्या जब बनती है तो वो ये बोलती है कि मतलब इस कमिटी का काम ये रहता है कि ये जो भी चार्जेस लगे हैं, जो भी चार्जेस लगे हैं जज के खिलाफ, वो सही हैं कि नहीं। अगर सही है तो फिर वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगी, अगर नहीं है तो उसको वो खारिज कर देगी, है ना। तो ये करती है, और अगर चार्जेस सही लगे हैं, कमेटी ये बोलती है, तो फिर इसको स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा से। और देन प्रेसिडेंट अगर फिर उसको कंफर्म कर देता है तो फिर इनको सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी जज को, और आज तक किसी के खिलाफ ऐसा हुआ नहीं है। जो फिफ्थ है कंडीशन ऑफ रिमूवल, कब कब रिमूव हो सकते हैं इनको, कब कब निकाला जा सकता है? तो या तो ये मिसबिहेव करें, है ना, या इनके पास इनकैपेसिटी हो जज के लेवल की। ओके, जो सिक्स्थ है वो ओथ के बारे में बात करता है कि इनको ओथ कौन दिलाता है। तो अगेन ओथ कौन दिलाएगा?
प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है ना। 7th है prohibits any person who has held the office of a Supreme Court judge from pleading or acting in any court or before any authority within the territory of India after their retirement। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बन चुके हैं उसके बाद आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। कहीं भी आप अपना जॉब नहीं कर सकते, ऐसा समझ लीजिए। जो आर्टिकल 125 है एक सेकंड रुकिएगा, एक चीज यहाँ पे पहले और डिस्कस कर ले थोड़ी सी। ये जो हाँ, देन टाइम पे कितनी थी 90-50 में, 90-50 में 1 CGI था और 7 अदर जजेस थे। प्रेजेंट में 2019 में लास्ट टाइम में कितने 1+33 की बेंच कर दी गई है, 1 CGI कर दी गई, 33 अदर जजेस कर दिए गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में 51 नंबर के CGI इंडिया के कौन है, तो वो है संजीव खन्ना। इनके पहले जो 50 नंबर के CGI थे वो कौन थे, तो वो थे DY चंद्रचूड़। और इनके जो बाद बनेंगे 52nd नंबर के वो कौन होंगे, तो वो होंगे जस्टिस BR गवई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 125 है उसमें सैलरीज वगैरह दी गई हैं जजेस की। जो आर्टिकल 126 है उसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है भाई, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर जो भी इंडिया का सीजीआई है अगर वो एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट किसी सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई की कुर्सी पर बैठा देगा, सीजीआई की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। ये बोलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो आर्टिकल 127 है वो ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस क्या होते हैं, अभी हमें पता है कि जो बेंच की संख्या है वो 1+33 है, 1 सीजीआई 33 अदर जजेस। अगर ये इनकी संख्या कम रहती है तो क्या होता है, जो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की भी एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको बुला लिया जाता है और इस संख्या को फुलफिल करा जाता है, इस कंडीशन को फुलफिल करा जाता है 1+33 वाली। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो रिटायर्ड जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं। जो आर्टिकल 129 ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई फैसला सुनाया होगा, है ना, तो उसको आगे तक फॉलो करा जाएगा, उसको आगे तक फॉलो करा जाएगा जब तक कि उस फैसले को हम चेंज नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट। 130 में बोल रहा है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली पे है। और जो सीजेआई है वो उसकी सीट को क्या कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है बट आफ्टर दी परमिशन ऑफ दी प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 131 है वो ये बोलता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए अगर कभी डिस्प्यूट हो गया स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर, तो इनके जो डिस्प्यूट है उनको सुलझाएगा कौन, फाइनल जो निर्णय फैसला सुनाएगा वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। जो आर्टिकल 132 है वो ये बोलता है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है। 133 सेम सिविल केसेस के बारे में बात करता है या सिविल मैटर्स के बारे में, और आर्टिकल 134 जो है वो क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बात करता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो आर्टिकल 135 है वो ये बोलता है jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court। यानी कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था तब इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनता है। क्या बनता है, एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश होता है। इस फेडरल कोर्ट के जो सीजीआई रहते हैं, इस फेडरल कोर्ट के जो सीजीआई रहते हैं उनका नाम रहता है सर मॉरिस लिनफोर्ड गॉयर। क्या नाम रहता है, सर मॉरिस लिनफोर्ड गॉयर। और ये जो फेडरल कोर्ट है वो कब से कब तक रहता है, तो ये 1937 से लेकर 1950 तक एग्जिस्ट करता है। और इस 1950 के बाद क्या जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो बस आर्टिकल 135 यही बोलता है कि ये जो फेडरल कोर्ट की जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो शक्तियां किसको मिल गई हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को मिल गई। ये बोलता है आर्टिकल 135। आर्टिकल 136 बोलता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट में जाते हैं या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं जहां आपको आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आपको वहां पर कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ सच में आपको कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है तो वो आपको स्पेशल लीव देगी कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर दो।
रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, यानी कि बदल सकती है। एक बार एक केस था गोलकनाथ केस हुआ था, उसने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करा जा सकता। बाद में एक केस हुआ केशव नंदा भारती केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है, मतलब कि आर्टिकल 137 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, बशर्ते एक चीज याद रखना कि जो पुरानी बेंच की संख्या थी वो कम होनी चाहिए और जो नया फैसला सुना रहे हैं उसकी बेंच की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जो आर्टिकल 138 है वो ये बोलता है एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एरिया के जो फैसला सुनाने के जो दायरा है उसको बढ़ाने के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 139 है वो ये बोलता है कन्फर्मेंट, एक सेकंड रुकिए, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन डेट। हमने देखा था आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार फंडामेंटल राइट में आ रहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल 32 के चार सब क्लॉज होते हुए, चार सब क्लॉज कौन कौन से होते हैं, पहला वाला सब क्लॉज इसका ये बोलता है कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उसके अगर फंडामेंटल राइट्स को हर्ट हो जाए तो वो उसके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वो न्याय के लिए अपील कर सकता है। जो सेकंड वाला सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो, सॉरी सेकंड वाला, पहले में क्या करेगा, कोई व्यक्ति होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बोलेगा मेरे फंडामेंटल राइट हर्ट हो गए हैं और मैं यहाँ पर अपनी केस को फाइल कर रहा हूँ। सेकंड में क्या होगा, रिट इशू करेगा, कौन इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 32 का जो सब क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि कोई पार्लियामेंट किसी दूसरे कोर्ट को भी रिट इशू करने की परमिशन दे सकता है, क्या दे सकता है, परमिशन, किसको, किसी दूसरे कोर्ट को भी। और फोर्थ वो ये बोलता है कि इमरजेंसी के टाइम आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इमरजेंसी के टाइम, है ना, कि इमरजेंसी लगी और आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, तो अब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 32 का सब क्लॉज सेकंड है जिसमें रिट इशू हो रही है, उसी के रिगार्डिंग ही है कि आर्टिकल 139 में भी सर्टेन रिट इशू हो सकती है। आर्टिकल 139 में बोलता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन रिट, उतना कुछ खास है नहीं। आर्टिकल 140 बोलता है एंशियलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, सहायक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की क्या उनसी शक्तियां, सहायक शक्तियां। इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 140। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया तो उसको सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, जो उससे लोअर कोर्ट्स है सबको मानना ही मानना पड़ेगा, ये बाइंडिंग रहती है। क्योंकि आर्टिकल 142 बोलता है ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरली टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस और मैटर्स। मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें जो कई विक्टिम थे उनको कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो केस अपने अंडर ले लिया था। सेम आर्टिकल 142 यही बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी केस में किसी पर्सन को कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है तो वो उस केस को अपने अंडर लेगा और उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कंप्लीट जस्टिस देगा, उस विक्टिम को कंप्लीट जस्टिस देगा। आर्टिकल 143 बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किससे कंसल्ट कर ले, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर ले। किन मामलों में, या तो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलों में या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज के मामले। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटीज होती हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या देना पड़ेगा, अपनी कंसल्ट देना ही देना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को। और एक चीज कि जब सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट के साथ, है ना, तो वो उस पे बाइंडिंग नहीं होगी, जो आर्टिकल 144 है वो ये बोलता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं दे असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये बोलता है। फिर आर्टिकल 145 में रूल्स लिखे हैं कोर्ट के। आर्टिकल 146 में लिखा है ऑफिसर्स, सर्वेंट्स और एक्सपेंसेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स और एक्सपेंसेस उनके बारे में। एंड देन लास्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 147 जो बताता है इंटरप्रिटेशन के बारे में, है ना। इसमें ये बोला गया है बेसिकली कि जो भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट देगा वो सही हो बाय दी कोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्ट 5 का लास्ट चैप्टर 5 और ये डिस्कस होता है कैग के बारे में। ये बताता हूँ मैं कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल के बारे में, जिसके आर्टिकल सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड देन 151। ओके, सिर्फ 4 आर्टिकल हैं। और एक चीज यहाँ पर समझ लें कि इसी कैग को ही हम क्या बोलते हैं,
गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हमने देखा था जो भी पैसे निकल रहे थे भारत की संचित निधि से, उनको कौन, उनकी सब देखभाल कौन करता है, तो यही करता है कैग, इसलिए इसको हेड ऑफ द ऑडिट एंड द अकाउंट डिपार्टमेंट, पूरा अकाउंट इस चीज का कौन रखता है, तो कैग ही रखती है। ओके, जो फर्स्ट कैग थे इंडिया के वो थे वी नरहरि राव, और जो 25th या प्रेजेंट कैग हैं इंडिया के वो कौन है, तो वो है के संजय मूर्ति। ये मैं 2020, ये मैं 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आर्टिकल जो 148 है वो ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बोलता है, किसकी एस्टैब्लिशमेंट, कैग की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बोलता है ना, किसी भी चीज का पहला आर्टिकल उसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 149 है वो कैग की ड्यूटीज और उसकी पावर्स के बारे में बताता है, कैग की ड्यूटीज और उसकी पावर्स के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 150 है वो ये बताता है कि जो कैग है, जो कैग है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो एक फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन और यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, इसकी क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कंप्लीट तरीके से। और आर्टिकल 151 में ये बोलता है कि ये जो रिपोर्ट बना रहा है, ये जो ऑडिट की रिपोर्ट बना रहा है वो रिपोर्ट देगा किसको जाके, तो ये लास्ट में जाके रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को देगा, ये बोलता है कैग। तो ये आपकी क्लास थी आज कंप्लीट होती है, और ये क्लास सेकंड है आर्टिकल्स की। ओके, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। थैंक यू।